और नेशनल आर्काइव में जब मैं गया तो मेरे हाथ में होता क्या है कि जब आप हजारों फाइलों को, हजारों पन्नों को डिक्लासिफाई करते हैं तो गलती से केवल आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाती है, आपको निकालनी नहीं चाहिए। ऐसे गलती मैकेनिज्म भी कर चुके हैं, सीआईए वाले कर चुके हैं कि गलती से आपने डॉक्यूमेंट निकाल दिया तो उसको वापस दे दिया। तो यहाँ गलती से इनसे कुछ ऐसी फाइलें लीक हो गई, फोटोकॉपीज, जो उनको निकालनी नहीं चाहिए। तो ये फाइलें थी कि ये लोग नेताजी के परिवार के जासूसी की तरह कुछ करवा रहे थे। और उसमें जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, देख भैया ये वाटरगेट स्कैंडल है। तो ये वाटरगेट स्कैंडल का ये आपको जाना चाहिए, खासकर यंग लोगों। वाटरगेट स्कैंडल दुनिया का सबसे बदनाम पॉलिटिकल स्कैंडल माना जाता है और इसका इतना बदनाम है कि दुनिया में जहाँ भी कोई पॉलिटिकल स्कैंडल होगा तो सामने गेट वर्ड लगा देते हैं। जैसे मनमोहन सरकार के टाइम में कोलगेट स्कैंडल हुआ था। कोलगेट दातुन नहीं होता, कोलगेट मतलब कोयले की खानों पैसा खाया, तो कोलगेट। तो ये गेट वर्ड कहाँ से आया? ये गेट वर्ड आया है वाटरगेट से। वाटरगेट कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग ये अमेरिका की राजधानी में है। तो 1973 में यहाँ पे अलग अलग बोतल और थे, और यहाँ पे इसी में पे अमेरिका में एक अपोजिशन पार्टी थी हमारे में, डेमोक्रेटिक पार्टी। वहाँ पे दो पार्टी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिस था। तो इस ऑफिस में रात को वहाँ पे कुछ लोग घुसे और वो रात को घुसे किसी और ऑफिस में पकड़े गए। इनको फिर बर्गलर्स थे। तो ये जो चोर चक्कों को इन्होंने कोर्ट में पेश किया कि आप चोरी करने के लिए आप किसी के ऑफिस में घुसे रात को। तो जज ने देखा कि यार उनका शक्ल सारे ये डिसेंट लोग लग रहे हैं, शक्ल से चोर चक्की भी लग रहे। पूछो कि आप हो कौन, क्या करते हो? तो तीन ने एडमिट किया कि हम तो सरकारी रिटायर्ड आदमी हैं। तो सरकार में तो कहाँ नौकरी करते थे? तो सीआईए में नौकरी करते। सीआईए के तीन रिटायर्ड आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी, तो आप क्या चोरी करने के? तो बात खबर निकल के आए कि वो वहाँ पे आते तो टेक्नोलॉजी पर एडवांस हो गई है, आपका व्हाट्सएप पर पढ़ लेते हैं वो। उस जमाने में वो बगिंग डिवाइस लगाते थे, वो डिब्बी लगा दी यहाँ फोन टैप करने के लिए। तो ये दुनिया का सबसे बदनाम स्कैंडल इज नथिंग बट अ बॉस्ट अप ऑपरेशन टू स्पाई ऑन द अपोजिशन पार्टी। और ये जब बात खुल के निकली तो पता लगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति को इस बात का मालूम था, उसकी निगरानी नहीं होती, उसको मालूम था कि जरूरत है। पूरा अमेरिका का मीडिया, पूरा वहाँ का सिविल सोसाइटी, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पीछे हाथ धो के पड़ गए। यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल क्लिंटन ने कितनी घटिया हरकत की थी व्हाइट हाउस में, उसके बावजूद वो इम्पीच नहीं हुआ। लेकिन ये बेचारा आदमी जासूसी करने के आरोप में इतना उससे लोग नाराज हुए, पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में पहला राष्ट्रपति है जो इम्पीच हो जाता तो उसने रिजाइन कर दिया। और करने का कारण क्या था कि जासूसी करने की कोशिश की और रिटायर्ड आदमी भेजे सीआईए के इसमें पार्टी के ऑफिस में, और वो तीनों के तीनों पकड़े गए। तो ये बात मैंने लोगों को बोली है बहुत अमेरिका में कि तुम अपने आप को बहुत उस्ताद समझते हो। अगर इन दुर्गों को तुमने यहाँ भेजा होता है ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में, हम आपको सिखाते हैं कि डिब्बी कैसे लगती है। हम लोग एक्सपर्ट हैं लगाने के, डिब्बी लगाने के। हम लोग पकड़े नहीं जाते तुम्हारी तरह से। हमारे बड़े बड़े किसने आपका ये प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं, हम तो दो मेरे प्रधानमंत्री को टैप कर चुके हैं, हमें अंग्रेज सिखा रहे हैं, हमको महारत हासिल है हमें जासूसी करने की। तो ये भारतवासियों की खासियत है जासूसी करना। हमारे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद में पंडित जी की जो धुनाई हुई है मीडिया में, क्योंकि मीडिया को समझ में आ गया ये मुद्दा था जासूसी कांड, जिसकी वजह से 2015 के बाद लोगों ने मुझे थोड़ी इज्जत देना शुरू किया। उससे पहले लोग मुझे पागल बोलते थे कि तुम तो पागल आदमी क्या करने वाले। में था अभी जिम कौन को छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कहीं। ये बनी बहुत बड़ी खबर, इंडिया बनी कवर स्टोरी और सारे देश में कि नेहरू गवर्नमेंट पर ये जो बात बोली जा रही है कि पंडित जी की गवर्नमेंट ने नेताजी की फैमिली जासूस की थी, ये खबर करेक्ट नहीं है। एक्चुअली जासूसी पूरी देश में हो रही थी और जासूसी हर एक उस इंसान की हो रही थी जिसका सुभाष बोस से कुछ भी लेना ना था। आइए के वेटरन्स और आपके हिस्टोरियंस, फॉरनर्स, जर्नलिस्ट, किसी को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो जैसे ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि ये पृथ्वीराज सब्बा नाम के किसी कैरेक्टर की जासूसी हुई है। तो इसकी जासूसी क्यों हुई? इसका पार क्या था? इसका पार ये था कि इसने नेताजी के भाई को चिट्ठी लिखी, नेताजी के मरने के 4-5 साल बाद, ये पूछा कि सुभाष बोस का जीवित है क्या? तो इन्होंने इसके ऊपर उन्होंने सर्वेलेंस स्टार्ट कर दिया। और ये आदमी जो पृथ्वीराज सब्बा था, ये 15 साल का बच्चा था। इनको कोई शर्म नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डर का माहौल है, ये है वो है। और ये बैठ के बच्चों के पीछे बातें कर रहे थे। और बच्चे के बारे में पता क्या लिख रहे हैं, स्कूल का नाम लिया, कौन स्कूल में था, देयर इज नथिंग अगेंस्ट इन पॉलिटिकली अदरवाइज, और पूरे प्रिपेयर कर। तो ये इतने गिर चुके थे अंग्रेज के दौरान कि बच्चों की जासूसी कर रहे थे। तो ये सारी कहानी जो निकल के आ रही है, बेसिकली सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका एक ही रिडक्शन निकाला, कंक्लूजन वाज कॉमन। गवर्नमेंट को मालूम था कि सुभाष बोस जीवित हैं,
उनको शायद मालूम नहीं है वो कहाँ पर है, तो नेताजी से जुड़े सब लोग की वो जासूसियाँ कर रहे थे कि कोई ना कोई कनेक्शन में तो आएगा। तो ये इंडिया टुडे सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ पेपर्स और ये सबने बोला IB did not believe Netaji died in 45, IB spied on Sebastian thinking he would try to contact them। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पब्लिकली अनाउंस किया, ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। ये जो उनके साथ में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उस जमाने में कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर थे, पहले रॉ में काम करते थे, तो उनको पहचान समझो, उनको बहुत ढंग से जो बात कर रहे हैं पुलिस वाले तरीके से बात कर रहे हैं। और उसके बाद में बीजेपी ने भी ये स्टैंड पब्लिकली लिया कि ये गवर्नमेंट वाज नॉट श्योर वेदर बोस वाज डेड एंड थॉट इफ ही वाज अलाइव ही वुड बी सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक और चीज मैं आपके निगाह में डालना चाहता हूँ यहाँ पे, या आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि 15 अगस्त की कहानी बोली जाती है कि 15 अगस्त 1945 को आज़ादी नहीं मिली थी, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। और उसमें एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी फॉरवर्ड की जाती है कि साहब इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर में गुप्त समझौते किए थे, और एक गुप्त समझौते का नाम बहुत बार लोग लेते हैं कि साहब सुभाष बोस को ये हैंड ओवर कर देंगे अंग्रेजों के। इन्होंने तो ये बात सब लोग बोलते, मैं बचपन में पैदा हुआ था बाबू कॉलोनी में नई दिल्ली में, तो सारे बोलते थे। इस कहानी का जो इसकी जो गंगोत्री है वो गुमनामी बाबा है, उसने इस बात को पहले बोला है, रिटर्न में भी 60s में निकल के आ गया। अब फर्क ये आ गया कि बताने का टाइम नहीं है मेरे पास में, लेकिन मुझे बताते हुए आपको बहुत दुख हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी इस पर कुछ नहीं बोला। ये जो बैठ के दवा ठोकते हैं पूरी दुनिया में सत्ता हिंसा फैलाने का जिन्होंने ठेका दिया हुआ है, इन लोगों ने कभी नहीं इस बारे में चू तक नहीं करी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड सरकार ने, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस ने कंफर्म कर दिया है कि सीक्रेट क्लॉजेस थी। तो जो MI5 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है उसने अपनी क्लॉज पब्लिक कर दी है। उन्होंने उस एक सीक्रेट उन्होंने सिक्योरिटी लियाजन ऑफिस दिल्ली में खोला ऐसे लोग, और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जाकर के उनको रिपोर्ट करते थे। ये बेशरम अंग्रेज के गुलाम उनको जाकर के रिपोर्टें दिखाते थे अपने देश के बारे में। ये सुभाष बोस की रिपोर्टें वहाँ उनको फॉरवर्ड कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद में। और सिक्योरिटी लियाजन ऑफिस का ऑफिस भारत के अंदर 1968 तक था। 1968 तक आपके IB डायरेक्टर जाकर के लंदन को रिपोर्ट करते थे। सुन के शर्म आती है कि नहीं आती है? हाँ जी, ट्रांसफर पावर इसको बोलते हैं। ट्रांसफर पावर के चक्कर में आपके ये सारे धमाल होते कि राजाओं की मूर्तियाँ यहाँ लगी थी, अभी पता नहीं क्या क्या अंदर रखा हुआ, अभी भी पता नहीं है। मोदी जी भी क्या क्या सॉल्व करेंगे बैठ करके। तो ये इस तरह की, तो ये जो बातें आपने सुनी थी वो बातें आज उसके सपोर्ट में सबूत आ रहे हैं। अब क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादातर बातें लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएंगी तो किसी को पता नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है। तो ये लोगों ने किया। और 68 के अंदर भी ये ऑफिस इसलिए बंद यहाँ पर हुआ है क्योंकि अंग्रेजों के पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। अदरवाइज ये तो बिल्कुल, ये तो राजी है आपके रिपोर्ट करने के लिए। तो ये था। तो अब हम आखिर में आते हैं साहब आपके गुमनामी प्रभाव वाले केस में, और इसमें मेरे को टाइम बताने का नहीं है क्योंकि मुझे 20 मिनट खत्म करना है। पहली बात, द सो कॉल्ड गुमनामी बाबा वाज नॉट ओनली इन फैजाबाद और अयोध्या। वो आदमी सर 50-52 में पहली बार आते हैं मैनपुरी में, लखनऊ में। थोड़ा अजीब किस्म का आदमी को शक्ल दिखाता है, आप कमरे में घुसेंगे छुपा देगा। किसी को भी शक हुआ, अब इसने शक्ल देख ली कि बाबा जी तो IAS ऑफिसर हैं, बातें अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, तो वहाँ से एकदम से गा देते। तो करते 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 बहुत जगह लोग, यहाँ लखनऊ में थे, श्रृंगार नगर में थे, यहाँ पे 55-56 में यहाँ रहे, अलग अलग जगहों में रहे, कोने में रहते थे करके, और शक्ल नहीं दिखाते किसी। लेकिन लोगों को धीरे शक होता है, रात को पुलिस मुख्यमंत्री की गाड़ी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे जब भी शक हो तो भाग जाया करते। और वो करते 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 तो बड़ा मतलब कई लोगों के उनके साथ में मतलब बात उनको मालूम चला, जैसे हमारे आसपास की शंकर चले सुनी है, इन्होंने भी उनके बारे में बातचीत करी है। और लोगों ने उनको देखा, उनकी शक्ल को कहते थे बिल्कुल सुभाष बोस जैसे किसी ने बताया कि गुमनामी बाबा के दांतों में गैप था। सभी कुछ हमने वो सारा काउंट किया, हाइट, आपको नहीं मालूम कि नेताजी की हाइट क्या थी, तो उनकी हाइट क्या है, उनका सब कुछ क्या, वो सारा का सारा जिन जिन लोगों ने देखा उनका दावा था कि एग्जैक्टली वो वैसे ही थे, वटेवर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दुर्गा प्रसाद पांडे नाम के वकील थे मतलब बस्ती में, और उन्होंने चिट्ठी लिखी गुमनामी बाबा को, सन 62-63 की बात होगी, थोड़ा अभी हुई, और उन्होंने बोला कि एक ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी हैं, उनकी डेथ हो गई है, और अपने जब वो मर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि आप कौन हो, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और पांडे जी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के लिखा कि भैया जय हिंद बताएगा कि मेरे को उसने ये बोला कि आप हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गुमनामी बाबा जिसका बता रहे हैं उसने उसको आंसर दिया, उस टाइम में डॉज करा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। तो ये उनके लेटर का मैं कोड आपको सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे।
I'm a bona fide Dashtami sannyasi, and you will know that a man under the holy orders incurs death according to the civil laws. And a sannyasi is dead to his former life. It is in the keeping of Divine Mother Durga and Father Lord Shiva. In passing, we shall find cogent answers to all hypotheses, queries, thoughts, both as expressed in your letter and which remain unexpressed in your heart. Pursue with your heart calmly, quietly, lovingly. Every word, phrase, sentence and the constructions are pointers for you. They are practical possibilities. इसी के लॉ शल फाइन 4-5 बाबे ऐसे पैदा हो जाए यूपी में, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यही खोल देंगे। बाबा बाबा ऐसे अंग्रेजी नहीं बोलते भैया, जब बाबा अंग्रेजी बोलेगा आश्रम खोलेगा लंदन अमेरिका में। ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड आदमी था, जो यहाँ कौन आदमी है, ये बड़ी नेचुरल पर्सपेक्टिव होती है। और अभी मेरे पास बताने का टाइम नहीं है कि वो जो लिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, 62 में क्या हुआ। आई डोंट थिंक कि उस जमाने के डायरेक्टर आई इतना इन्फॉर्मेशन उनके पास में होगी। कौन आदमी है जो इतनी इन्फॉर्मेशन लेके घूम रहा है। और जैसे ये उनका स्टेटमेंट है, जब ये बात करते थे, जो उनका बात करने का जो मेन था, योर डेड मैन, तुम्हारा मतलब व्यक्ति, ये उनका स्टेटमेंट है। व्हेन योर डेड मैन वाज इन बर्लिन, अ ग्रेट जर्मन, वो कह रहे थे जब तुम्हारा मृतक व्यक्ति बर्लिन में था, तो एक डॉक्टर साइंटिस्ट मिला और उसने बताया कि रडार बीम के जो होती है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है कि आप रडार बीम को रेड करेंगे, ये उसकी बात कर रहा था मम्मी बाबा 60 के दशक में, जब किसी को नहीं मालूम था, जो बाद में जाके बनी। तो ये इस तरह की बातें अजीब अजीब सी बातें करें और ये बोले कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। अपने घर की बात, अपने बारे में कि स्टालिन डिड नॉट ट्रीट मी लाइक एन एनिमी, माय ओन पीपल डिड। स्टालिन ने मुझसे शत्रुता का व्यवहार नहीं किया, मेरे लोगों ने किया। साइबेरिया में कैसे प्रिजन कैंप्स होते हैं, क्या होता है प्रिजन कैंप में, उसकी बातें करेंगे। अपने घर के बारे में, अपने माँ के बारे में, बाप के बारे में बात करेंगे। सारे उन्होंने रिटर्न में सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। देखिए बंगला में लिखा है कि सब प्लेन कहानी सब डिस्क्रिप्शन दिया है। साइबेरिया के बारे में डिटेल्स उन्होंने बताई बातें कि साइबेरिया में क्या था। बनने के बाद तो उनको यहाँ गुप्तार घाट में डाल दिया गया, कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद में फिर ये समाज से निकला उनका करके, जो भी कुछ था करके, और स्मोकिंग पाइप। सुभाष बोस की मदर ने उनको एक ओमेगा गोल्ड वॉच दी थी, सोने की, नेताजी की मदर ने। तो यहाँ पे ओमेगा गोल्ड वॉच मिली है, लेकिन अब इसके मुझे पता नहीं है कृष्णा उनका। और ये सब मम्मी पापा के घर में मिला। तो इसने हाँ कोर्ट में सील किया, किताबें करके। जैसे मान लीजिए कि आपको बिल्कुल बैठे, अगर मान लीजिए कि आप और मैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं बस्ती में, और आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि साहब शहर में नया बाबा आया, बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है मेरे वाली। आप बोलोगे बेटा पूरे बाबा की पूरी दिखाली कौन सा बाबा पैदा होता है बस्ती में टाइम मैगजीन पढ़ने वाला। आप मुझे बता रहे हैं कि बाबा जी बैठे बस्ती में, बाबा पढ़ रहा है भैया पीजी उठाओ उसके नावल है, चार्ल्स डिकेंस का फुल कलेक्शन, शेक्सपियर पढ़ रहे बाबा जी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एरियल एंड विल डूरेंट, अभी तो उसके कमेंट देखें, वॉर क्राइम्स ट्रायल में रिपोर्टें पढ़ते हैं बाबे यूपी के अंदर बस्ती में 60 के दशक में, टाइम मैगजीन पढ़ते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मैं तो नौकरी कर चुका उसके अंदर। आपका मतलब मालूम आपको उसका मतलब क्या होता है? अपने घर में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 48 वॉल्यूम रखना। कौन लोग दिल्ली में रहते थे, खानदानी अमीर लोग, वो अभी तो आजकल तो इंटरनेट पे आ गया सब कुछ। नेताजी की माँ बाप की फोटोग्राफ, कौन आदमी किसी और के माँ बाप की फोटोग्राफ रखेगा? और ऐसा नहीं कि आप मम्मी बाबा के जीते जीते उसके घर में जाएंगे, वो आपको दिखा रहा है, कुछ नहीं, मरने के बाद निकाला है। और यहाँ से चिट्ठियाँ जाती थी उनके हाथ से कलकत्ता में भेजने के उनको, वो लोग जो सुभाष बोस से जुड़े हैं कि मुझे माता की ये फोटोग्राफ चाहिए, बाप की ये फोटोग्राफ चाहिए, और वो भेज रहे हैं वहाँ से। और वो भी बहुत बड़े लोग हैं, कौन लोग जो कॉन्टैक्ट में थे। एक कॉन्टैक्ट में उनके गुरु गोपाल जी भी थे। और ये फिर जब बवाल मचा, उसके बाद में नेताजी की फैमिली के 2 लोग यहाँ पर आए। उसमें एक नेताजी का भांजा जो गोरखपुर में था, सगा भांजा, उनकी नेताजी के इमीडिएटली बड़ी बहन थी तारू वाला, उसको भी बड़ा याद किया उन्होंने मोबाइल कि मेरे हम लोग बचपन में प्यारे भाई का खेला करते थे। वो आए, वो तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जो उनकी भतीजी थी ललिता बोस, उसने एक पब्लिक स्टेटमेंट की, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में उन्होंने पूरी फाइल वो देखी कि वहाँ पे क्या हुआ, गया हुआ करके। तब उसने जाके मुख्यमंत्री गिल बहादुर सिंह से, गिल बहादुर सिंह ने बोला ये केस में बस का नहीं है, आप कोर्ट कचहरी में जाइए। वो फिर वहाँ चली जाती है। और यहाँ पे एक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि टाइम नहीं है कि इसका कुछ केस का राम टेम्पल से लिंक है इस केस का, अभी वो छोड़ दीजिए आप। तो जैसे ये बात, तो ये आप इसको आप छोड़ दीजिए। नहीं, अब हम लोग 10 मिनट में आपको मैं फाइनल चीज बताता हूँ जो बेसिक केस है। जस्टिस मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने आके इस पूरे केस को देखा, ठीक है। उन्होंने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट की आपकी नेताजी। आप में से जो वकील हैं वो समझते हैं कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई आदमी कोर्ट में जाके बोले कि मैंने इस आदमी को देखा गोली मारते दूसरे आदमी को, उस आदमी को फांसी हो जाएगी।
सारे मर्डर के केस क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट पे सेटल होते हैं। इनफैक्ट कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट वर्सेस मेडिकल टेस्ट विच इंक्लूड्स डीएनए टेस्टिंग, आई विटनेस अकाउंट को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो जस्टिस मुखर्जी रिपोर्ट में लिखा कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट खासकर वो लोग जिन्होंने सुभाष बोस को भी लिखा है, सोपान बाबा को भी देखा। दूसरा, जो उनकी चिट्ठियाँ कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, शायद यूपी सरकार तो समझ नहीं पाएगी, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं उनको मालूम है कि गुरु गोलवालकर कौन थे। वो किसी अलग अलग वो चिट्ठी लिखी में बैठे क्या, उसकी चिट्ठी मिल रही है, वहाँ की चिट्ठी मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि जो उनका आई विटनेस का जो अकाउंट है वो लीडर जी हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट ही वाज नेताजी। लेकिन ये साबित नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ दांत मिले थे 5-7 जिनका डीएनए टेस्ट हुआ, रिपोर्टें नेगेटिव थी, उनकी हैंडराइटिंग के सैंपल्स के टेस्ट हुए, रिपोर्टें नेगेटिव आई। तो पूरी गुमनामी बाबा की कहानी जो खत्म हुई है उसका एक ही कारण है कि जो फॉरेंसिक टेस्ट हुए थे, डीएनए में टेस्ट हुए थे और वो जो टेस्ट हुए थे हैंडराइटिंग के, वो रिपोर्टें नेगेटिव है। तो सारी कहानी घूम फिर के वहाँ पे आती है। पहली बात है कि ये बात मुझे भी 2003 से मालूम था, क्योंकि 2003 में 2004 में ये रिपोर्टें पब्लिक हुई हैं। तो इतनी तो थोड़ी बहुत तो मुझे भी नॉलेज रही है, मैं भी थोड़ी दुनिया देख के आ चुकी हूँ। अगर डीएनए मैच नहीं कर रहा तो मैं क्यों उस केस को प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको तब से इंडिकेशन मिला हुआ था कब कमीशन के सोर्सेज से, और बाद में क्योंकि जस्टिस मुखर्जी की डेथ अभी लास्ट है, मैं खुल के बोल सकता हूँ, तो उन्होंने बाद में रिसेंट ईयर्स में हमें कई बार इस बात को प्राइवेटली बोला था कि इन्होंने रिपोर्टें चेंज करी, उनको शक था। अब वो चले गए हैं तो हमें एविडेंस मिल गए हैं सारे के सारे, पहले एविडेंस हमारे पास में नहीं थे। तो उसमें आपको समझना जरूरी है, मैंने कल IIT में उसको समझाया था, मैं IIT में लेक्चर दे रहा था कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और जब आप कहते हैं कि गुमनामी बाबा का तो डीएनए टेस्ट मैच तो नेताजी नहीं थे, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, और हम जब वहाँ गए थे, कॉलेज में गए, तो हमारे टीचर ने हमको बताया था कि बेटा बायोलॉजी जो है वो साइंस होती है, फिजिक्स भी साइंस होती है, केमिस्ट्री भी साइंस होती है, लेकिन सारी साइंस की माँ होती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से आप साबित कर सकते हो कि आपकी पीजी की हड्डियाँ हैं, आपको पता नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या ताकत है। उसके एग्जाम्पल चार दिखाता हूँ आपको। आप लोगों ने आधार कार्ड बनाया होगा, आधार कार्ड बनने का पूरा वो जो पूरा सिस्टम है वो एग्जैक्टली वैसे अगर आप कल को वीज़ा लेने आप बाहर जाएंगे, आपका आई वो सारा रेटिना टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, आधार कार्ड का मिलता है। तो किसी भाइयों को पैसा खिलाया तो उन्होंने क्या नाम है, जस्टिस मुखर्जी को बोला, ये मेरा दोस्त किताब है, और ये मुझे ब्लेम मत करना कि मैं अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इंडिया अमंग मोस्ट करप्ट कंट्रीज है जर्मनी, वॉलमार्ट फैज इंडिया, सबको आपको पता नहीं, आप कौन सी दुनिया की भारत में पैसे का रिपोर्ट चेंज होती है। तो मैं नहीं बोला, सारा देश बोलता है। ये पैसा खा के हनुमान जी का आधार कार्ड डिलीवर कर दिया लोगों ने। वीडियो दिखाने का टाइम नहीं है। डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के, आई विल कम स्पेसिफिकली ऑन गुमनामी बाबा है, बट डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। आपको से खासकर जो साइंस वाले हैं, ये दिमाग से निकाल दो कि रिपोर्टें चेंज नहीं होती, रिपोर्टें चेंज होती हैं। इसको भी छोड़ दो, ये पुराना केस है। जैसे एक केस हुआ था आपका, पॉल वेल्स नाम का आदमी था, ये कश्मीर में गया था, और कश्मीर में गया, उसकी बाद में इसकी बॉडी गायब हो गया, तो आतंकवादी ने मार दिया होगा, कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ मिली। तो बाद में हम लोगों ने टेस्ट किया भारत की लैबों में, हमने कहा कि ये तो पॉल वेल्स की हड्डियाँ हैं, तो ये हड्डी उन्होंने भेज दी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट कर लगा कि हड्डी उसकी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास में दो रिपोर्टें हैं, ये रिपोर्ट लंदन की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपकी भारत रिपोर्ट, आप कौन सी रिपोर्ट को मानेंगे? आप लोग को हो जाएंगे भैया हम तो बड़े भारत के बड़े वफादार हो गए। जितने दिल्ली में आपके सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे साहब लोग बैठे हैं, जिनका सारा खानदान बैठा हुआ अमेरिका में, यूरोप में, वो एक पैसा नहीं देंगे किसी रिपोर्ट को। जब भी इस कंट्री में प्रॉब्लम होती है वहाँ भागते हैं, वहाँ की रिपोर्टें मांगते हैं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सारा खानदान बैठा हुआ है, हमें लेक्चर दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। दिल्ली, ये दिल्ली शहर की बात है, हाई कोर्ट दिल्ली ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि दिल्ली की फॉरेन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पैसे खा के रिपोर्टिंग चेंज करते हैं डीएनए, टाइम पेमेंट नहीं करवा। इंक्वायरी की सीबीआई ने, ये निकला, सीबीआई बुक्स एफएसएल डायरेक्टर फॉर फॉल्स डीएनए रिपोर्ट। 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेल हादसा होता है, एक आदमी अमिताभ चौधरी को मर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मर गया, उसके माँ बाप को कंपनसेशन देता है, बहन को नौकरी मिल जाती है, उसके 10 साल बाद वो आदमी फेसबुक में अपनी पोस्ट करना शुरू कर देता है। ये
सीबीआई की एफआईआर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस वाले केस में Amitabh was shown dead by matching DNA in a dishonest way with the help of government officials. गुमनामी बाबा के साथ काम कर रहे थे, पहली उनको भेजा गया सीडीएमपी हैदराबाद में। सीडीएमपी हैदराबाद की रिपोर्ट है इनकंक्लूसिव। जब इस रिपोर्ट को हम एक्सपर्ट्स को दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट को दिखाया, जेसी को दिखाया, उन्होंने बोला कि इन्होंने जानबूझ करके कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, डीएनए भी मैच कर रहा है। तो उसमें से मतलब वाइट है, बट वाइट दिखाने का टाइम नहीं, उसको तोड़ देते हैं। बट फिर ये फॉर वट एवर रीजन उनको 7 दांत दिए थे, उन्होंने पता नहीं इंक्लूसिव बता करके वो दांत 5 वापिस कर दिए कमीशन को। कमीशन ने 5 दांत उठा के पकड़ा दिए CFSL कैलकाटा को, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। पहले वाईबी की लैब थी, आजकल गृह मंत्रालय के अंडर में CFSL की लैब। अब वहाँ पे हमें हमारे आदमी हर वक्त है, क्योंकि देश में चाहे वो नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या इंटेलिजेंस के, वो लोग ज़्यादा लोग देशभक्त हैं, चाहे जितना मर्जी बोल लें। तो भगवान की दया से प्राइवेटली हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है यहाँ वहाँ से। तो हमको उसी लैब के अंदर किसी आदमी हमको मिल गया, हमने कहा यार खोल के बता इसमें क्या लिखा। तो उसने बोला कि ये मैंने खोल के देखा है, ये इसमें कुछ गड़बड़ दिया, मैंने कुछ गड़बड़ दिया है, और एक आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो है इनसे सूचना के अधिकार में मांगो। तो मुझे पहली बार मालूम चलता है 2017 में कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम नाम की चिड़िया क्या है। हम जिस चीज़ को डीएनए रिपोर्ट कहते हैं, हम लोग बेसिकली होता क्या है कि डीएनए की मशीन होती है, आपको पता होगा ना, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। आप उस मशीन को हाथ लगाएंगे तो आपका कंटेमिनेशन हो जाता है। आप उस मशीन में सैंपल डालते हैं, मशीन उसको रीडिंग करती है और एक चार्ट निकालती है जिसको रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम कहा जाता है। जैसे आपका एक्सरे रिपोर्ट है, एक्सरे निकालेंगे, डॉक्टर साहब चेक करेंगे, आपको लगता है कि डॉक्टर साहब खराब नहीं देख पा रहे, आप किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। तो डीएनए रिपोर्ट इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफेरोग्राम। और एक भारत में बड़ी पुरानी कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। तो इसलिए जब भी रिपोर्टों को चेंज करते हैं तो वो इसको टिंकर करते हैं इलेक्ट्रोफेरोग्राम। तो CFSL ने वही पॉलिसी करी कि उन्होंने इलेक्ट्रोफेरोग्राम को फाड़ के फेंक दिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।